Hello students, we have completed the first chapter of life science, that is life process. उसमें हमने कोशिश किया है कि जितना भी टॉपिक थे वो कवर किए हुए हैं एंड if you have any doubt or any question in that topics you can ask or you can contact us through any video. Now it is the second chapter. This is the unit second of biology, and it is about control and coordination. So control and if we try to study this chapter, then from the outside या from the जो etymological meaning, हमने इसका मीनिंग से हम ये देखते हैं कि how our body is controlled and how various organs of our body coordinates with each other. तो control and coordination जो है it is very important process, and इसलिए इसका जो separate chapter में लिखा है actually it also comes under life processes. तो ये जो control and coordination है नर्वस सिस्टम के अंदर आता है. इसका मतलब है कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी सिस्टम. हमारी बॉडी के सिस्टम में कंट्रोल क्या करना है, हम कोऑर्डिनेशन क्या करना है. सबसे पहले आपको ये मैं बताऊँ, कंट्रोल का मतलब है कि जब सपोज हर चीज़ का कंट्रोल है, हमने खाना है, वो कितना खाना है, इट इज अंडर कंट्रोल. हमने अगर सांस लेनी है, लंग्स के अंदर सांस भरनी कितनी है, ये भी हमारे कंट्रोल में आता है. और इसीलिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं तो दैट एक्टिविटी जो है इज कंप्लीटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन. तो नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो क्या है, ब्रेन है. ब्रेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यूज. सो ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी. इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं, हम ये पढ़ेंगे कि किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, ये फंक्शन कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे. ज़्यादा डीप तो आपको 10th क्लास के लेवल पे नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आप इसका आइडिया जो है एक बाहर से जो एक आइडिया ले लोगे कि हाउ आवर बॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. तो कंट्रोल. और दूसरी बात है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि सपोज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मसल्स का कोऑर्डिनेशन, मेरी स्पीच का कोऑर्डिनेशन, मेरी चलने का कोऑर्डिनेशन, जैसे हम चलते हैं जब, तो वो भी मतलब कि बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ cerebellum ऑफ ब्रेन. सो देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दे control our body by sending signals through nerves, neurons, जो हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं, एंड द नर्व फाइबर्स आर कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. तो हमारी बॉडी में दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक नर्वस कंट्रोल, एक केमिकल कंट्रोल. तो हमारी बॉडी को जो कंट्रोल किया जाता है इट इज़ कंट्रोल इन 2 ways. एक तो कंट्रोल ऐसा है कि इमीडिएट कंट्रोल या एब्रप्ट कोई चीज़ होती है तो हम उसको जो है नर्वस कंट्रोल से ही करते हैं, क्योंकि इमीडिएट जिस चीज़ में डिसीजन लेना हो और इमीडिएट रिस्पॉन्स को ब्रेन अगर एक्सपेक्ट करे तो उसको नर्वस टिश्यूज़ या नर्व फाइबर्स के ज़रिए ही उसको रिप्लाई करना है या उसको जो है सिग्नल भेजना होता है. तो सिग्नल्स हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स के ज़रिए पास ऑन होते हैं एंड दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जैसे केमिकल कंट्रोल दूसरा बताएंगे. केमिकल कंट्रोल मतलब द ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी थ्रू द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज सिचुएटेड बिलो हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन. हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिक्रेटिंग हार्मोन्स फॉर द बॉडी विच हैव वेरियस फंक्शंस. ठीक है. जैसे सपोज हमारे ग्रोथ का है तो ग्रोथ हमारी कितनी करनी है,
ग्रोथ हमारी कैसी हो, ये सारा डिपेंड करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होंगे। ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कराने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है, कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी वो रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर जब रिलीज होगा तो इस इनहिबिट का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे तो वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एंड द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इसी तरह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ पर भी कंट्रोल करता है और डायरेक्ट भी हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है फंक्शंस इसके होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो यहाँ पे ब्रेन जो है, ब्रेन जो नर्वस कंट्रोल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ में बताऊंगा जो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में करवाता है। ठीक है, तो जिसका नर्वस सिस्टम खराब हो गया, जिसका ब्रेन का, जैसे आपने देखा होगा ब्रेन में क्लॉट हो गया, ब्रेन में क्लॉट बन गए हैं, ब्रेन को इंजरी हुई है, ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो वो इसका मतलब उसके बाकी ऑर्गन्स भी उस प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। आपने देखा होगा कि एक नशे में इंसान होता है, बहुत ज़्यादा नशे कर देता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा नशा कर लेगा तो ब्रेन का सिस्टम जो है, ब्रेन का की जो कनेक्शंस है वो थोड़े पैरालाइज हो जाते हैं बाकी बॉडीज़ के कंपैरिजन में, और नेचुरली उस बॉडी का चलने का भी ढंग नहीं रहता है, वो चल नहीं पाता है, खड़े नहीं हो पाता है, समझ रहे हो, खाना खाएगा उल्टियाँ हो जाएंगी, मतलब कोई भी बॉडी का सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, उसके स्पीच उसके हाथ में नहीं रहती है, वो मुंह से कुछ भी बोलने शुरू कर देता है, समझ रहे हो, वो बाजू को कहाँ लेना है, किसी चीज़ को पकड़ना होगा वो पकड़ नहीं पाएगा, तो जजमेंट जो है उसका सही नहीं रहेगा। सो दीज काइंड्स ऑफ ड्रग्स इम्पेयर द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर ब्रेन विद द अदर बॉडी ऑर्गन्स, और इसीलिए जो हम ये बोलते हैं कि ब्रेन ही अगर ठीक है तो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। अगर ब्रेन ठीक नहीं है तो कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज आल्सो गेट इम्पेयर्ड एंड दैट कैन क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर ब्रेन जो किस चीज़ से बना हुआ है, वो बना हुआ है न्यूरॉन्स, इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो काम है वो कौन कराता है, न्यूरॉन ही कराते हैं। तो हम देखते हैं ज़रा न्यूरॉन कैसा है। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करेंगे इस तरह से, जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स होता है काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, इस तरह से इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, और इस तरह से ये इसकी ब्रांचेज होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइलिनेटेड शीथ होती है, इट इज़ अ टिपिकल न्यूरॉन, इट इज़ अ टिपिकल न्यूरॉन एंड द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है, बाकी किसी जगह पे तो ऐसे भी होंगे, यहाँ से दूसरा भी निकल सकता है। ठीक है, और हमें उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट न्यूरॉन इज़, एंड दिस इज़ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो है डेंड्राइट्स होंगे, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके, इसमें हम इसको ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छी ड्राइंग्स अगर करनी होगी,
इस तरह से। यहाँ पे दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये इसको ये बोलेंगे टर्मिनल एर्बोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे इनको यही बोलेंगे दिस इज नर्व एंडिंग्स, ये हम बोलेंगे माइलिनेटेड माइलिन शीथ, ठीक है। ये हम जो ये डिप्रेशन है इनको बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनिवियर, इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। यहाँ से देखोगे इनको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे काफ़ी ज़्यादा, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलूँगा मैं, ठीक है। हम इनको निजल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे इनको, ठीक है। तो इस सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे सेल बॉडी और साइटोन, हम इसको साइटोन बोलेंगे। और यहाँ से लेकर ये लास्ट तक हम इसको बोलेंगे एक्सॉन, ठीक है। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। एक्सॉन इज द elongated thin fiber like structures, और द न्यूरॉन्स हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो एक्चुअली जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हाउ वन न्यूरॉन सेल्स आर इज कनेक्टेड विद द अदर न्यूरॉन सेल। तो हम यहाँ से अगर मैं ये भी नहीं बनाऊँ तो दूसरा जब न्यूरॉन यहाँ से होगा ये इस तरह से होगा, इसके डेंड्राइट्स इस तरह से यहाँ से इसको कम्युनिकेट करेंगे इस तरह से, यहाँ से देखें ये दूसरा न्यूरॉन सेल जो है ये बन जाएगा, ओके। सो देयर इज ए स्मॉल गैप, ये देखें यहाँ पे देयर इज ए स्मॉल गैप लाइंग बिटवीन द नर्व एंडिंग्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। हम इसको क्या बोलेंगे? सिनेप्स। और द गैप इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमिक क्लेफ्ट, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। और इसी तरह से ये जो इसका जॉइंट होता है इसको सिनेप्स बोलते हैं। एक्चुअली द टू न्यूरॉन्स आर नॉट जॉइंट टुगेदर फिजिकली, बट देयर इज अ स्मॉल गैप इन बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड that gap is called synaptic cleft, or and the joint the joining point is called synapses, from where the nerve impulse is transmitted through a neurotransmitter called acetylcholine. Acetylcholine या एक noradrenaline, these are the two neurotransmitters. क्या बोलते हैं इनको? Neurotransmitters. These are the two neurotransmitters which are responsible for carrying nerve impulse या nerve signals from one neuron to another. तो आपको सिंपली मैं ये बताऊंगा कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इकट्ठे मिलेंगे, मिलकर एक एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं और पूरे बॉडी में इनका नेटवर्क जैसा बिछा हुआ होता है। ये भी बता दूं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होता है, बल्कि उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एंड दैट गैप इज कॉल्ड सिनेप्स, एंड एट द सिनेप्स nerve impulse is transmitted through neurotransmitters, and that neurotransmitter is called acetylcholine, which is simply a chemical substance. सेकंड चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि the neurons which are lying at the receptors, ठीक है, और acting as a receptors, ठीक है, जो receptor organs हैं, actually the receptor organs have the sensation, and the sensation is
taken, the sensory impulse is initiated या generated at the न्यूरॉन्स। कहाँ पे जनरेट होती है? न्यूरॉन्स पे। और इसीलिए जैसे हमारे स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे, पाम के नीचे, स्किन के नीचे हमारे नर्व एंडिंग्स होती हैं, एंड व्हेन वी टच आवर स्किन देयर आर नर्व एंडिंग्स एंड दे आर एक्साइटेड, एंड एक्साइटेबिलिटी की वजह से उनमें नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाती है, और वो जो सिग्नल जो है डायरेक्टली हमारे बाजू से लेकर स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में चला जाता है, वहाँ पे हमारा सिग्नल को इंटरप्रेट किया जाता है। इसके मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स जो है विच आर प्रेजेंट एट द रिसेप्टर्स जनरेट्स सेंसरी इम्पल्स। Sensory impulse is that impulse which is generated at the organ's receptors, and it is always carried from receptor organs to the central nervous system, and the central nervous system consists of our brain and spinal cord। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारा इसलिए जो हम बोलते हैं द सेंसरी इम्पल्स बोलते हैं which is generated from receptor organs and carried away to the brain, that is called sensory impulse। और जब उसका जवाब जो है, इसका रिप्लाई जो है बन के आता है, तो हमारे पास उसको हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। एट दैट टाइम द नर्व फाइबर इज ब्रिंगिंग बैक द रिप्लाई फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, दैट इज मसल, वेयर वी हैव टू शो एक्शन। तो एक्शन वहाँ पे होगा। और इसलिए जैसे सपोज मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे हमारी स्किन में किसी जगह पे सुई प्रिक की जाए, वहाँ पे सुई प्रिक की जाएगी तो वहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके चले जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जो है रिले न्यूरॉन होते हैं, वो एक इमीडिएट इन मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजेंगे मोटर नर्व इम्पल्स के जरिए, और मोटर नर्व क्या करेंगे, हमारे ये जो है कंट्रैक्ट करेगी। कंट्रैक्ट मतलब वो हम विथड्रॉ कर देंगे अपने आप पीछे, ताकि सुई और ज़्यादा अंदर प्रिक ना कर दे। इसलिए जब आप चलते होंगे कहीं नीचे से पिन चुभे पाँव को, तब आप झट से जो आप झटका मारते हो, दैट इज ड्यू टू द मोटर इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल्स, एंड सो द मसल्स एक्ट abruptly to withdraw the legs so that the pin cannot penetrate या prick deeply into the muscle tissues। तो इसलिए ये जो चीज़ें एक्सीडेंट्स चीज़ अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये हमारा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो फाइनली मैं बताऊंगा कि द न्यूरॉन्स इज द फंक्शनल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड इसलिए आपको न्यूरॉन में ये देख रहा है कि न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, निजस ग्रेन्यूल होते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म होता है हम इसको सेल बॉडी बोलते हैं, साइटन भी बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ साइटन से जनरेट होकर यहाँ से आती है, फिर दूसरे सेल्स में इसी तरह से ये कैरी ऑन करती है। और ये नर्व इम्पल्स है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा एक ही रास्ते पर, एक ही साइड पे जो है इसका ट्रेवल होता है। तो दिस इज about the neurons. Now we will continue tomorrow. Thank you.